नमस्कार। खेत खलिहान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्प्रभाव कृषि के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ साथ एक यह भी बात है कि खेतिहर मजदूरों की कमी भी कृषि के क्षेत्र में हो रही है। खेतिहर मजदूर की कमी को पूरा करने के लिए हम मशीनों की बात करते हैं। जब तक यंत्रीकरण का हम पूरा इस्तेमाल अपने कृषि कार्य में नहीं करें, तब तक हमारे किसानों की आमदनी भी नहीं बढ़ सकती है और ज़्यादा उनको लाभ भी नहीं मिल सकता है, उनकी उत्पादन लागत में कमी भी नहीं आ सकती है। प्रसन्नता की बात है कि विगत कुछ वर्षों में कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यंत्र अगर किसान रखें और उसकी देखभाल अगर ठीक तरीके से नहीं करें तो उनको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने यंत्रों की देखभाल अच्छी तरह से कैसे करेंगे, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी दिलाएंगे और इस उद्देश्य से आए हुए हैं कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय पूसा में। हमारे साथ में हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम सर आपसे यह जानना चाहते हैं बिल्कुल संक्षेप में कि हमारे जो किसान हैं वो मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मशीनों की क्या उपयोगिता है कृषि के क्षेत्र में, इसके बारे में कुछ जानकारी उनको दीजिए। देखिए, जहाँ तक मशीनों की उपयोगिता की बात है, किसानों के लिए क्यों उपयोगी है, तो इसमें बहुत सारा तरह की मशीनें हैं। एक तो है खेत को तैयार करने वाली मशीन है, दूसरी है बीज को बोने वाली मशीन है, फिर है कटाई करने वाली मशीन है और सिंचाई करने वाली मशीन है। तो बहुत प्रकार की मशीनें हैं जो कि किसानों को उपयोग में, किसानी के लिए खेत में लाई जाती है। अब जैसे आजकल का ज़माना है, जो पहले तो कृषि का कार्य हमारे किसान भाई लोग हल बैल से करते थे, समय ज़्यादा लगता था। आज समय बदल गया है। कोई भी छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, सब लोग चाहता है कि हम लोग ट्रैक्टर से जुताई खेत का करें। समय कम लगता है, पैसा भी कम लगता है। तो अब इसमें दो बात है कि यदि कोई किसान अपने स्तर पर खरीद सकता है ट्रैक्टर तो अच्छी बात है, नहीं तो लोग कम्युनिटी बेसिस पर 2-3 आदमी मिलकर किसान वो ट्रैक्टर खरीदते हैं और सरकार की व्यवस्था है, सरकार उस पर सब्सिडी देता है। तो सरकार जब सब्सिडी देती है तो इसका मतलब कि कोई यंत्र काम का है तब तो सब्सिडी दे रही है कि नहीं। तो उसी के तहत मान लीजिए आप ट्रैक्टर खरीदे, तो अब ट्रैक्टर खरीदते समय आपको ध्यान देना है कि आपकी खेत का क्या साइज़ है, आपको कितना काम करना है, उसके हिसाब ट्रैक्टर को खरीदिए। नहीं तो पता चला कि आप छोटे जोत वाले किसान हैं और 45-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आप खरीद रहे हैं तो आपको घाटा होगा, डीजल खपत उसमें ज़्यादा है। तो आप देखिए कि पहले किस काम के लिए। बहुत सारे किसान हमारे हैं क्या कि खेती का काम नहीं करने के लिए नहीं ट्रैक्टर लेते हैं, माल ढोने का काम, ईंटा ढोने का काम, इसके लिए वो लोग लेते हैं। लेकिन है तो किसान लेते सब्सिडी के तहत ही हैं। तो पहले आप अपना देखिए कि आपको कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से काम चल जाएगा, वो पहले सबसे पहले ध्यान देने की बात है। उसके हिसाब से फिर आप देखिए कि हमको माल यदि ढोना है तो 25 हॉर्स पावर से स्टार्ट होता है ट्रैक्टर, 25 हॉर्स पावर से 60, 65, 70 हॉर्स पावर तक भी ट्रैक्टर अभी बाज़ार में उपलब्ध है। ट्रैक्टर जो बड़ा है वो ज़्यादा खींच वाला जो यंत्र है, जिसमें ज़्यादा डीजल खपत, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके लिए 45 से ऊपर वाला हॉर्स पावर है। लेकिन छोटे मोटे किसान या हम मान लीजिए खेत को तैयार करने का यंत्र हमारा है, खेत को तैयार करते हैं, जैसे कल्टीवेटर से तैयार करेंगे, रोटावेटर से तैयार करेंगे, इसके लिए आपको 25 से 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी आपको आसानी काम चलेगा। लेकिन उसमें एक बात है कि जैसे रोटावेटर है, उसकी भी चौड़ाई आपको देखनी पड़ेगी कि हमको 4 फीट वाला रोटावेटर चाहिए कि 6 फीट वाला रोटावेटर चाहिए। 4 फीट वाला रोटावेटर आप लेंगे तो 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चल जाएगा, और 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आप लिए आप चाहिएगा कि 6 फीट का रोटावेटर चलाए तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि आपको पहले चाहिए क्या। और सरकार की व्यवस्था है, जितना आपको चाहिएगा कि हमको ये ट्रैक्टर चाहिए तो सरकार उसका सब्सिडी देता है। कितना सब्सिडी है ये तो सरकार की योजना है, हम नहीं बता सकते यहाँ, लेकिन आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। तो जोतने के लिए तो आप ये ले लीजिए खेत की जुताई करने की। अब है बीज बाव करने के लिए कि बीज जो बाव करना है, बीज जो खेत में लगाना है, उसके लिए 2-3 है। एक तो पहले सीड ड्रिल से लोग खेत में बीज डालते थे। उसका कंसेप्ट ये था, उसका फ़ायदा ये था कि लाइन में हमारा सोइंग होता था, और लाइन में जब भी सोइंग होता है तो बीज की मात्रा कम लगती है और हमारा क्रॉप अच्छा होता है। अब उसी को कन्वर्ट करके एक नया अभी हमारे पास जो मार्केट में आया हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं जीरो टिल सीड ड्रिल, जिससे कि सीधे बिना खेत की तैयारी किए, बिना खेत की जुताई किए हम लोग सीधे खेत में बीज और खाद को डालते हैं। शुरू के दौर में आज से 10 साल पहले केवल धान और गेहूं के लिए यह जीरो टिलेज मशीन यूज में आता था, लेकिन अब जो है समय की महत्ता को देखते हुए और किसानों की आवश्यकता को देखते हुए जो फसल चक्र है हमारा, उसमें सारी फसलों के लिए जीरो टिल मशीन की उपलब्धता हो गई है, जिससे आप
सीधे बुआई कर सकते हैं खेत में बिना कोई चीर फाड़ किए, बिना जुताई किए हुए, और सारा क्रॉप, उसका नाम है मल्टी क्रॉप जीरो टिलेज मशीन। उसमें जितने भी तरह का क्रॉप है, खासकर फसल के बारे में बोले तो वो सारा फसल आप उसे बो सकते हैं। ये आपकी होगी। फिर अब जैसे मान लीजिए इरिगेशन करना है आपको, तो पहले के ज़माना में, अभी भी करते हैं लोग, खेत में पानी छोड़ देते हैं पटने के लिए, इसको हम लोग फ्लड इरिगेशन कहते हैं। तो अब वो नहीं चलता है, अब आपको फ्लड इरिगेशन नहीं देना है, क्योंकि उसमें 40% आपका पानी बर्बाद जाता है। कंसेप्ट ये है हमारा कि जो जड़ है उसके पास की ज़मीन भीगी रहनी चाहिए, और उसके तहत आप या तो हमारा जो पाइप सिस्टम है, फ्लेक्सिबल पाइप है, उससे पटवन कीजिए, या हमारा ड्रिप इरिगेशन है आप उससे पटवन कीजिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन है आप उससे पटवन कीजिए। उससे होगा कि पानी की बचत आपकी 40% तक बचत हो जाएगा। और किसानों को खेती करने का जो हम लोग बताते हैं, उसमें मेन कंसेप्ट ये है कि किसानों को बचत कैसे हो, आमदनी उसकी दुगनी होगी चाहे तिगनी, जो भी होगी वो तो बात की बात है, पहले लागत तो कम हो। ट्रैक्टरों की देखभाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। देखिए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि ट्रैक्टर की देखभाल कैसे की जाए, तो यहाँ हम यह बताना चाहेंगे कि केवल ट्रैक्टर ही की देखभाल क्यों, जितना भी मशीन हम यूज कर रहे हैं, जितना भी मशीन हम किसानों को बताते हैं कि आप यूज करें, सबकी देखभाल की आवश्यकता है और सही देखभाल की आवश्यकता है। ट्रैक्टर के कंडीशन में हम आपको बता देते हैं, जब ट्रैक्टर की आप चर्चा किए तो हम आपको बता दें कि एक तो हम पहले ही बता दिए कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ट्रैक्टर खरीदिए। होता क्या है कि हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति यदि 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले लिया, वो ज़्यादा जोत वाला किसान है, हम भी उसका देखा देखी 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले लेते हैं, जो कि हमारा खेत जो है वो कम जोत का है। तो पहले तो ये ध्यान दीजिए कि आप अपने रिक्वायरमेंट का। अब है क्या कि कोई भी मशीन आप लें तो पहले उसकी जो मार्गदर्शिका पुस्तक होती है आप उसको देखें कि उसमें क्या क्या गाइडलाइन दिया हुआ है। किसी भी, जैसे हम लोग किसी का एग्ज़ाम भी लेते हैं तो एग्ज़ाम में पहले वो सिलेबस देखते हैं, कोई व्यक्ति क्या है सिलेबस, फिर पढ़ाई क्या हुई है, तब एग्ज़ाम देते हैं। तो ट्रैक्टर को या किसी भी मशीन को चलाने के पहले हम उसको देखें कि हमको गाइडलाइन क्या कह रहा है, उस किताब में क्या आवश्यकता के हिसाब से निर्देश दिया गया है, उसके हिसाब से काम करें। अब है क्या कि ठीक है, आपने ट्रैक्टर ले लिया, आप खेत में चला रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि यदि आप खेत में चला रहे हैं ट्रैक्टर को, तो खेत का पहले देखिए कि वो नमी वाला खेत है, ऊसर खेत है, उसमें आपको ज़्यादा डीजल खपत होगा, क्योंकि ज़्यादा पावर का उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और नमी वाला खेत है, उसमें आपको कम डीजल खपत होगा, उसमें कम पावर लगाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान दीजिए कि आपको खेत कैसा है, उसके हिसाब से आप उसको ट्रैक्टर को यूज़ कीजिए। अब रही बात कि आप ट्रैक्टर चला दिए, उसका ला के सीधे घर पर उसको रख दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होना। आपको उस ट्रैक्टर को चलाने के बाद, खेत में चलाने के बाद उसको लाइए, जहाँ भी उसको जहाँ उसका स्थान है, जहाँ सुरक्षित स्थान उसका है, जहाँ पर रखना चाहते हैं, वहाँ पर आप देखिए कि ट्रैक्टर का जो चक्का है, पीछे वाला चक्का चाहे आगे वाला चक्का, वो डायरेक्ट ज़मीन के कॉन्टेक्ट में नहीं आए। उसको एक लकड़ी का तख्ता पर रखिए, चक्का को ऐसा व्यवस्था कीजिए कि जब आप उसको खड़ा करें ट्रैक्टर को, तो लकड़ी का तख्ता नीचे में रख दीजिए, उसके ऊपर रखिए, जिस ज़मीन से कॉन्टेक्ट उसका नहीं हुआ। क्योंकि नमी जब ज़मीन का उस ट्रैक्टर के चक्का पर लगेगा तो वो चक्का का लाइफ कम हो जाएगा। तो एक पहले ध्यान दीजिए कि आप उसको ऐसा स्थान पर रखें जो कि ज़मीन का कॉन्टेक्ट नहीं हो, और लकड़ी के किसी पटरी पर उसको रखें। दूसरा है क्या कि जो उसमें डीजल चाहे जो लुब्रिकेंट है उस ट्रैक्टर में, आप उसके लेवल को हमेशा देखते रहिए कि किसी भी गाड़ी को चलाते समय उसमें जो डीजल चाहे लुब्रिकेंट का मोबिल का जो लेवल होता है, उस लेवल को आपको जांचना बहुत जरूरी है। जो लेवल दिया हुआ है कि इस लेवल पर ही चलेगा, अच्छा चलेगा काम, तो उतना लेवल आपको मेंटेन करना है। होता क्या है, हम काम करते रहते हैं और लेवल को हम ध्यान नहीं देते हैं, और पता चला कि कभी मोबिल हमारा ख़त्म हो गया, कभी डीजल ख़त्म हो गया, तो ट्रैक्टर को खेत में खड़ा कर देना पड़ता है, और फिर हम लोग जाते हैं डीजल लेके आते हैं, मोबिल लेके आते हैं। ये स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हमेशा मोबिल के लेवल को जांचिए। दूसरा है क्या कि कौन सा मोबिल किस ट्रैक्टर में, वो सब उसकी मार्गदर्शिका में दिया रहता है, कौन सा मोबिल आप डालिए इस ट्रैक्टर में, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। मोबिल का जो क्वालिटी होता है ग्रेड के हिसाब से होता है, किस ग्रेड का मोबिल आपको लगाना है, डालना है, वो आप ज़रूर देखिए। नहीं तो पता चला क्या कि जो आप महंगा के बदले कोई सस्ता मोबिल कहीं से ले लिए, तो वो आपको जो मशीन को चलने नहीं देगा, मशीन को आपको रोक देगा। हर एक लुब्रिकेंट का, हर एक डीजल का, चाहे जो मोबिल है, उसकी एक क्वालिटी होती है कि कितने हॉर्स पावर का है, उसमें क्या मोबिल आपको चाहिए, ये आपको ध्यान देने की बात है। तीसरी बात है क्या कि आप चला रहे हैं ट्रैक्टर को, मान लीजिए चला रहे हैं, उसमें हवा का क्या, जो चक्का है, जो टायर है हमारा, उसमें हवा का क्या सिस्टम है, आपने कितना हवा दिया है। हो सकता है कि आपका हवा कम हो, आपका ज़्यादा हो,
ज़्यादा होगा तो खेत में जंप करेगा वो, कम होगा तो खेत में चल नहीं पाएगा, कहीं भी नहीं चल पाएगा वो। तो आपको ये देखना होगा कि जो पीछे वाले टायर में जितना हवा है वो है कि नहीं। ये चलाने के पहले, ऑपरेशन में लाने के पहले ट्रैक्टर को ये आपको देखना पड़ेगा हर हालत में कि हमारा टायर का जो जितना प्रेशर होना चाहिए उतना है कि नहीं, नहीं है तो उतना मेंटेन आपको करना पड़ेगा। और जनरली होता है क्या कि ट्रैक्टर में पीछे का जो चक्का है उसमें आगे के चक्का से थोड़ा कम प्रेशर दिया जाता है, उससे बैलेंस रहता है। क्योंकि पीछे के चक्का का जो गट है वो गट स्ट्रॉन्ग रहता है तो थोड़ा कम हवा दिया जाता है, तो गट जर्क नहीं करता है, जंप नहीं करता है और आराम से काम करता है। तो ये हमने बात बता दिया कि आप टायर का हवा देख लीजिए, लुब्रिकेंट का लेवल देख लीजिए कि कितना लुब्रिकेंट है, कितना हमारा डीजल कितना है, हमारा उसमें मोबिल कितना है, जिससे कि हमारा काम चल सके, ये कर लीजिए। उसके बाद जब फिर वापस आप खेत से आइए तो इस सब चीज़ों को जितने भी पार्ट पूजा उसके लगे हुए हैं, चाहे ट्रैक्टर खुद है, इसको साफ़ सफाई करना भी आवश्यकता है। पता चला कि जितना भी खेत का गंदगी है सब लेके आप उसको, तो जो भी उसका मशीन का पार्ट है वो सब यदि धूला रहित नहीं होगा, धूला सहित आप रखेंगे तो मशीन की क्वालिटी, ट्रैक्टर का लाइफ कम होता जाएगा। तो साफ़ सफाई की भी आवश्यकता होती है। साफ़ सफाई पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, जो मशीन हम खेत से लेके आए उसको तुरंत साफ़ सफाई कीजिए। नहीं साफ़ सफाई कीजिएगा तो उसका धीरे धीरे ह्रास होता जाएगा, आपको काम करने में बाद में दिक्कत होगी। ट्रैक्टर की देखभाल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब एक और महत्वपूर्ण यंत्र है थ्रेसर। थ्रेसर में एक समस्या आती है कि आजकल छोटा थ्रेसर, बड़ा थ्रेसर और तो कंबाइन हार्वेस्टर का युग आ गया, वो भी कि बहुत से किसान उपलब्ध करा लेते हैं। थ्रेसर में एक बात है कि देखभाल किसान कैसे करें, और दूसरी बात है दुर्घटनाएं अक्सर हो रही हैं थ्रेसर में। हाथ कटने का बात है उसमें, और ये कपड़ा फंसने की बात रहती है। तो थ्रेसर की देखभाल किसान कैसे करें और क्या क्या सावधानी बरतें? देखिए, आप जैसा बता रहे हैं कि थ्रेसर के में चलाने में दुर्घटना होता है, तो ये दुर्घटना आपको किसी भी यंत्र में हो सकता है, केवल थ्रेसर की ही बात नहीं करें हम लोग। किसी भी यंत्र में आपको, ट्रैक्टर में भी दुर्घटना होता है। क्यों ट्रैक्टर में दुर्घटना होता है कि आपको उसको स्पीड को कंट्रोल करके चलाना है, और जहाँ टर्न लेना है वहाँ आपको गियर चेंज करके स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रैक्टर पलटी खा जाएगा। ये ट्रैक्टर की बात बता रहे हैं। और जो आप बता रहे हैं क्या कि थ्रेसर की बात, तो थ्रेसर के केस में भी हम बता देंगे आपको कि आपको किस फसल का थ्रेसिंग करना है। आप उस टाइप के थ्रेसर को लीजिए बाज़ार में। यदि आपके पास केवल धान गेहूं का करना है तो उसके लिए अलग थ्रेसर है। आप चाहते हैं कि नहीं हम तोरी का, मसूर का, सबका करें, तो हर एक का अलग अलग थ्रेसर है। लेकिन कुछ थ्रेसर अब आ गया है मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जिसमें अमूमन सारे फसल का थ्रेसिंग होता है। तो ये पहले आप ले लीजिए कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके साथ थ्रेसर लीजिए। हाँ, थ्रेसर चलाने में ध्यान क्या देना है, पहले देखिए कि थ्रेसर चलाने का जो पावर पॉइंट हम ले रहे हैं, जहाँ से पावर उसको मिल रहा है, जो भी स्विच सिस्टम है जहाँ से हम थ्रेसर ले रहे हैं, पहले उस स्विच सिस्टम को देखिए कि वहाँ स्पार्क नहीं करे, वहाँ कोई लूज कनेक्शन नहीं करे। इसलिए कि जब थ्रेसर चलता है तो जैसे लूज कनेक्शन होगा, स्पार्क करेगा, तो वो जो भूसा चाहे जो भी अनाज का वहाँ रखा होगा स्टॉक, उसमें जलने की संभावना, उसमें आग लगने की संभावना होती है। तो आप पहले पॉइंट सिस्टम को देख लीजिए, जहाँ से पॉइंट जा रहा है वो ठीक हो। दूसरा है क्या कि थ्रेसर में अब होता है क्या है कि हम अनजाने लोगों के हाथ में थ्रेसर को कहते हैं चलाओ, वो क्या करते हैं कैसे ही कभी धोती पहन के चले गए, कभी लुंगी पहन कर चले गए। वो इतना डेंजरस होता है थ्रेसर चलाने में कि थ्रेसर चलाते चलाते हो सकता है कि आप लूज कपड़ा पहने हुए वो कपड़ा उससे फंस जाए। फंसने के बाद क्या होता है कि आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें आपको घाटा होगा। तो आप हमेशा चुस्त दुरुस्त कपड़ा पहने, पैंट शर्ट पहनना है पैंट शर्ट पहनिए, हाफ पैंट पहनना है पैंट पहनिए, लेकिन कभी भी पैजामा पहनिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ लुंगी और आप धोती पहनकर चाहेंगे कि हम चलाएं, तो उसमें संभावना दुर्घटना की बहुत प्रबल होती है। आप उस चीज़ को मेंटेन करें। और तीसरा है क्या, थ्रेसर में जो आए दिन घटना होती है वो हाथ कट जाता है थ्रेसर में। जो हमारा फीडिंग है, हॉपर है, जिससे कि हम जिस चीज़ को थ्रेस करना है, जिसको आप उसको हम डालते हैं, उस डालते समय हम ध्यान नहीं देते कि कितना हमको भीतर ले जाना है, और हाथ को डालते हैं और वो क्या करता है, थ्रेसर चलते समय वो हाथ को सक करता है। जैसे ही खींचेगा आपको तो आपका हाथ कट जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो उसका फीडिंग हॉपर है, जिससे हम थ्रेसर में डाल रहे हैं थ्रेसिंग करने के लिए, एक उसमें डिस्टेंस मेंटेन रहता है कि इतना के भीतर आपको हाथ नहीं ले जाना है। लेकिन हम चूंकि अनजाने व्यक्ति के रूप में कभी कभी काम करते हैं तो उसको भीतर तक हाथ से ठेलने का कोशिश करते हैं, वही हमारे लिए घातक हो जाता है और हमारा हाथ कट जाता है उसमें। तो ये ध्यान देने की बात है। और यदि आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हमको भीतर तक ठेलें हॉपर को थ्रेसिंग के लिए, तो आप एक डंटे का इस्तेमाल, लकड़ी का पटकड़ा का इस्तेमाल कीजिए, डंटा जिसके थोड़ा सा उसको आप भीतर की तरफ पुश कीजिए, तो उससे आपका हाथ बचा रह जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। तीसरा है क्या, थ्रेसर में जो अमूमन ये होता है कि हम लोग
कंबाइन रूप से कम्युनिटी बेसिस पर 2, 4, 5 किसान मिलकर एक थ्रेसर लेके और फिर अपना थ्रेसिंग करते हैं। और पता चला कि जो हमने बताया कनेक्शन की बात, किसी का भी कनेक्शन कुछ गड़बड़ हुआ तो वो पूरा अनाज योजना रखा हुआ है सब हमारा वहाँ जल जाता है। और खुद ट्रैक्टर से चलाते समय भी ट्रैक्टर से दूरी हमको मेंटेन करना है उस पावर सिस्टम को। ट्रैक्टर चलने पर स्पार्क ज़्यादा होता है, गर्मी होता है, स्पार्क ज़्यादा होता है, उसमें संभावना ज़्यादा रहती है अनाजों के जलने का। तो ये सब ध्यान देने की आपको बात है थ्रेसर के केसेस में। छिड़काव यंत्र के बारे में मोटा मोटी जानकारी आपसे लेते हैं। छिड़काव यंत्र में अनेक तरह के होते हैं, कुछ पैर से चलाने वाले होते हैं, कुछ हाथ से चलाने वाले होते हैं, कुछ पीठ पर लादने वाले होते हैं, पावर स्प्रेयर की बात भी होती है। तो वो किसान खरीदते समय छिड़काव यंत्र क्या ध्यान में रखे? देखिए, जैसे गटोर है, पैर से चलाने वाला है, बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, तो उसमें 2 आदमी कम से कम आपको चाहिए छिड़काव करने के लिए। एक आदमी पैडल चलाता है उसका और दूसरा आदमी नोजल को पकड़ता है, उसे छिड़काव करता है। और तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें क्या कि लंबा पाइप रहता है, जो नोजल और पंप के बीच का डिस्टेंस है जो पाइप से जाता है, तो उसमें आपको पावर का ह्रास होता है। जितना छिड़काव होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आज जो हमारे मार्केट में उपलब्ध है 2 तरह का नैपसैक स्प्रेयर उपलब्ध है। एक पावर ऑपरेटेड है, एक मैनुअल ऑपरेटेड है। मैनुअल में होता है क्या कि हैंडल लगा हुआ है, उसे हम पंप करते हैं, प्रेशर करते हैं और पीठ पर लाते हैं और उसका नोजल है हमारा, नोजल से स्प्रे करते हैं। दूसरा है क्या कि हाथ की ताकत हमारा नहीं लगे, उसके लिए एक पावर ऑपरेटेड है, स्विच कंट्रोल सिस्टम है। आप पावर उसमें दे दीजिए, जनरेट कीजिए, बैटरी भी चलता है और चार्जेबल बैटरी भी, दोनों तरह का व्यवस्था है उसमें। वो भी आपको मार्केट में उपलब्ध है। तो इससे क्या है, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है गटोर के कंपेरिजन में। और 2 व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, एक व्यक्ति हमको आराम से लेके छिड़काव कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ध्यान देने का बात इसमें स्प्रेयर में ये होता है कि आप नोजल को देखिए कि नोजल में जो छेद है और उससे जो स्प्रे होता है, आप उसको देखिए कि ज़्यादा कोण में, मतलब वाइड स्प्रेड में स्प्रे हो रहा है कि सिंगल नोजल में ज़्यादा दूर तक जा रहा है। हमेशा नोजल को कोशिश कीजिए जिसका एंगल बड़ा हो, जो ज़्यादा एरिया को कवर करता हो। हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं है कि ज़्यादा लंबा दूरी तक जाए, कम दूरी तक में ही जाए, लेकिन ज़्यादा स्प्रेड यदि करे, उसका कोण ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा स्प्रेड करे, ब्रॉडकास्ट ज़्यादा करे। आप उस टाइप के नोजल को इस्तेमाल कीजिए। होगा क्या कि उससे आपका जो क्रॉप का एरिया है वो ज़्यादा कवर होगा। और जो नोजल जिसमें कि स्प्रेड के जिसका नोजल ख़राब होगा, जिसका नोजल आप लंबा दूरी तक देगा, उसमें क्या होगा कि कवरेज आपका हर एक क्रॉप का अच्छा से नहीं होगा। तो सबसे पहले किसी भी स्प्रेयर को खरीदते समय आप ध्यान दीजिए कि नोजल का प्रकार क्या है। नोजल का बहुत सारे टाइप का प्रकार है। एक आपको जेट है, एक स्प्रे है, एक स्प्रिंकलर टाइप का नोजल आता है। तो जेट से स्प्रे वाला नोजल है वो जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे बगीचा हुआ, बगीचा में हमको मान लीजिए करना है, छिड़काव करना है फल वगैरह के लिए, उसमें हम जेट वाला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसको लंबा दूरी तक हमको ले जाना पड़ता है, तो उससे स्प्रे करते हैं। लेकिन जो हमारा छोटा क्रॉप है, जैसे धान है, गेहूँ है, चाहे मक्का जो भी है, उसके लिए हम लोग वाइड स्प्रेड वाला जो होता है, चौड़ा कोन जिसका रहता है, जो ज़्यादा एरिया कवर करता है, हम उस स्प्रेयर को इस्तेमाल करेंगे। ये सब ध्यान देने की बात है। वही पुरानी बात हम बोलेंगे कि आपको किस क्रॉप के लिए स्प्रेयर लेना है, आप उस पर ध्यान दीजिए। धान गेहूं मक्का के लिए तो आप छोटा नोजल लीजिए जो ज़्यादा स्प्रेड करे, जिसका कोन ज़्यादा जाए। और यदि फल के लिए, बागवानी के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो लंबा नोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लंबी दूरी तक कवर करे। खेतों को समतल बनाने के लिए कौन सी मशीन उपयुक्त है और उसका प्रयोग किसान कैसे करें? ये तो बहुत अच्छी बात आप हमसे पूछ रहे हैं कि हाँ, खेत का समतलीकरण का, क्योंकि बिना खेत के समतलीकरण किए हुए आपका कभी भी जो आप उपज पैदा करने की क्षमता चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। उसमें 2 कारण है। एक तो जब तक ज़मीन समतल नहीं होगा तो आपको बीज भी ज़्यादा लग जाएगा, पानी सब जगह नहीं जा पाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको व्यवस्था अलग से करना पड़ेगा। पुराने ज़माने में ऐसा होता आया है। अभी जो मशीन हमारे पास आई है, लेजर लेवलर, एक ऐसा तकनीक है जो किसी भी प्रकार के ज़मीन को, कितना भी उबड़ खाबड़ हो, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, सबको वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करके किस ज़मीन को कितना कहाँ से काटना है, कहाँ मिट्टी डालना है, कैसे समतल किया जाए, सारा इलेक्ट्रॉनिकली अरेंज उसमें किया जाता है। और वो सारे खेत को चौरस कर देता है। चौरस करने का मतलब कि एक समतल में ले आ देता है। ये एक हो गया। तो यदि बड़े खेत को लेजर लेवलर से, छोटे मोटे खेत 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा को आप नहीं करें, जहाँ बड़ा काम हो रहा हो, जहाँ बड़ा जोत का किसान हो, जहाँ जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हो, आप उसको समतलीकरण करने के लेजर लेवलर का इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन वैसे किसान जो छोटे जोत वाले हैं
उनको भी तो करना है, उनको भी तो समतलीकरण करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा ये आया है हमारे पास, जो है वो स्क्रैपर हम कहते हैं, लैंड स्क्रैपर। वो थोड़ा ट्रैक्टर से चलने वाला है, उसका काम वही होता है जो हमारे किसान भाई लोग कुदाल से करते हैं। कुदाल से भी किसान भाई लोग करते हैं ना, जहाँ जहाँ समतलीकरण करने का जहाँ ज़्यादा मिट्टी हुआ उसको काट के लोग वहाँ लाता है, तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लेबर लगता है। तो वो जो स्क्रैपर है, लैंड स्क्रैपर, जो हमारा ट्रैक्टर से चालित है, इसका दाम ज़्यादा नहीं है, 7-8 हज़ार में वो मिल जाता है इजीली। अब ट्रैक्टर का आपका है, ट्रैक्टर जो खरीदिए उसमें ये 6-7 हज़ार में मिल जाएगा। वो 4 फीट 5 फीट चौड़ाई का होता है, और ये छोटे जोत वाले किसान आराम से उसको ले सकते हैं। और जो ज़मीन है, जहाँ ऊँचा ज़मीन वहाँ से उस मिट्टी को काट के, और जहाँ नीचा ज़मीन वहाँ ला देगा, एक लेवल कर देगा। तो इसे 2-3 फ़ायदा है कि आपको बीज तो कम लगेगा ही, मेन इसको फ़ायदा समतलीकरण से होता है क्या कि आपको जो पानी का रिक्वायरमेंट खेत में वो यूनिफॉर्म चला जाता है, सारी जगह मिलता है, और इससे पानी की बचत होती है। क्यों बचत होती है? जब खेत समतल नहीं रहता है तो जो गड्ढा वाला पोर्शन हुआ खेत में, उसमें पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, और जो उसमें ऊंचा पोर्शन है खेत में, उसमें पानी कम जमा होता है। बीज एक ही है, एक को पानी ज़्यादा मिल गया, एक को पानी कम मिला, तो उस पर प्रभाव पड़ता है उसकी उपज पर। तो ये हम कोशिश करें कि समतल कर कर, दो जो लेदर लेवलर है वो, चाहे जो लैंड स्क्रैपर है, उससे भी हम खेत को समतल करें, और उससे हम पानी की भी बचत को कर सकते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है, कृषि वैज्ञानिक लोग भी प्रयासरत है कि किसान खुद उत्पाद तैयार करे। बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें जो आपके इस केंद्र के द्वारा भी निकाली गई हैं या देश में भी निकाली गई हैं, जैसे तेल निकालने का मशीन है, चावल निकालने का मशीन है, दाल बनाने का मशीन है, पापड़ का मशीन है, एक और है बेल का चूर्ण बनाने का मशीन है, जो सालों भर बेल का शरबत का आनंद लोग ले सके, लावा बनाने की मशीनें हैं। इन मशीनों के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, ताकि किसान जो है खुद उस तरह का सामान तैयार करके बाजार तक पहुंचा सके। जहाँ तक आप बता रहे हैं कि आमदनी ज़्यादा करने के लिए, तो एक तो बात हम शुरू में बता दिए कि लागत कम करना है तो आमदनी उसमें भी बढ़ जाएगा। क्योंकि लागत हमारा जब कम होगा तो हमको आमदनी, यदि पहले हम लागत 100 था, आमदनी 200 था, तो 100 फ़ायदा होता था, और लागत यदि हमारा 50 हो गया तो आमदनी 150 हो जाएगा। तो एक तरीका हमने बताया कि लागत भी कम कीजिए कैसे खेत में। अब जो आप बता रहे हैं कि और इसको लागत आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, तो जितना भी मशीन आप देख रहे हैं कि जैसे चावल बनाने का मशीन है, आटा बनाने का मशीन है, पापड़ बनाने का मशीन, ये सब क्या होता है, मूल्य वर्धित उत्पाद के श्रेणी में आता है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी फसल का मूल्य वर्धित हम कैसे करें। इसके लिए बहुत सारा प्रोसेसिंग मशीन है, बहुत सारा प्रसंस्करण मशीन है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम लोग बताते हैं किसानों को कि आप लोग खेती करने के साथ साथ, उपज करने के साथ साथ इन मशीनों में से कोई भी मशीन जो आपको लगता हो कि ये हम रख सकते हैं। जैसे आपके खेत में दलहन ज़्यादा होता है तो दाल मिल को आप अपने यहाँ रख लीजिए, दाल बनाइए, दाल को बाज़ार में बेचिए। यदि आपके यहाँ तिलहन का फसल ज़्यादा होता है तो आप तेल वाली मशीन रखिए। यदि आपके यहाँ चावल का ज़्यादा उपज होता है तो चावल से मुरही बनता है ना, चावल से पापड़ भी बनता है। तो इस टाइप के मशीन को आप रखिए कि कैसे आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो मशीन है, 1-2 मशीन ऐसा है जिससे गेहूं का, जैसे गेहूं का दलिया भी लोग बाज़ार में बेचता है। एक मशीन ऐसा है जो दलिया भी बनाएगा और साथ में सूजी भी बनाएगा। तो देखिए, आपके गेहूं से सूजी भी तैयार हो गया तो मूल्य वर्धित हो गया, बाज़ार में उसका वैल्यू ज़्यादा है। दलिया आप तैयार कर दिए, उसका बाज़ार में वैल्यू ज़्यादा है। इन मशीनों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस क्रॉप के लिए कौन सा मशीन लेना चाहते हैं। अब जैसा आप ही बोले कि पापड़ बनाने का मशीन है, उसमें 2 तरह की मशीन है। एक तो है कि हाथ से पापड़ बनाने वाला, हाथ से प्रेशर देते हैं तो वो पापड़ बनता है। उसी को मोटराइज कर देंगे तो मोटर के द्वारा वो चलेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा आमदनी होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेगा। हाथ वाले में आपको प्रोडक्ट कम निकलेगा, तो एक वहाँ आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये बाज़ार में उपलब्ध है बहुत तरह की मशीनें, वो आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा चीज़ के लिए मशीन चाहिए। जहाँ अभी आप बताएं कि बेल का, तो बेल के लिए हम बता दें कि बाज़ार में जो उपलब्ध मशीन है, बेल को सुखाकर, पके हुए बेल को और कच्चा हुआ, 2 टाइप का बेल होता है। पका हुआ बेल को भी सुखाकर उसका चूर्ण बनाता है, और कच्चे बेल का भी लोग उसको सुखाकर उसका चूर्ण बनाता है। मार्केट में उपलब्ध है बेल से चूर्ण बनाने वाली मशीन, आप इसको बनाइए। दोनों का अलग अलग फ़ायदा है। पके हुए बेल का यदि आप जनरली लोग शरबत बनाते हैं, तो पके हुए बेल का शरबत बनाने के लिए भी मशीन है कि आप बेल का शरबत बनाइए, जो बिया आपको अलग कर देगा, केवल जूस आपको निकाल देगा। उसका भी बाज़ार में अपना महत्व है। और सूखे पे जो कच्चा बेल है, उससे हम मुरब्बा भी बनाते हैं। उसके लिए भी बाज़ार में है कि मुरब्बा भी आप बना दीजिए, तो पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद, हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप उसको भी बना
सकते हैं मुरब्बा को। कच्चे मुरब्बा कभी भी पके बेल का नहीं बनता है, थोड़ा कच्चा रहता है उसी का मुरब्बा भी बनता है। तो आप अपने आप को देखिए कि आप किस चीज़ का क्या बाजार में तो सारा मशीन उपलब्ध है। हम लोगों से कोई भी तकनीकी परामर्श यदि चाहेंगे कि किस चीज़ के लिए कौन सा मशीन, तो हम लोग निश्चित ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग यहाँ जाके, किसानों के यहाँ जाके हम लोग बता देंगे कि भाई आपका ये चीज़ है, आपका ये मशीन है, इसको आप लोग बाज़ार से लीजिए। फिर तकनीकी जानकारी हम लोग उसको दे देंगे। तो बाज़ार के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मशीन चाहते हैं। हम लोग जैसे यहाँ दाल का बता देंगे कि दाल की कौन मशीन। और आजकल पहले के ज़माने में चूँकि कॉस्ट ज़्यादा होता था मशीन का, तो लोग लगाना नहीं चाहते थे। आज के ज़माना में मशीनें इतनी एडवांस हो गई हैं कि कम लागत में आप आराम से उस मशीन को खरीद सकते हैं और उसको उपयोग में लाकर जो आपका उपज हो रहा है उसको मूल्यवर्धित पदार्थ बनाकर आप बाज़ार में उसको बेच सकते हैं। अब जैसे ही मूल्यवर्धित बना के आप बेचेंगे तो आपका नेचुरली है कि उसका आमदनी आपका बढ़ेगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि किसानों को किसानी के साथ साथ जो खेती कर रहे हैं उसके साथ इसको अटैच कर देंगे तो हमें लगता है उनको ज़्यादा फायदा होगा, उनको संतुष्टि भी ज़्यादा मिलेगी। कृषि यंत्रों की देखभाल हमारे किसान भाई कैसे करेंगे, बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसानों को उपलब्ध कराई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, यह बात ज़रूर है कि हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि एक समस्या है, लेकिन एक विरोधाभास की स्थिति भी है कि खेती के समय में हमारे खेतिहर मजदूरों की कमी भी बहुत बड़े पैमाने पर हो जाती है। और इसका महत्वपूर्ण कारण है हमारे किसानों का पलायनवादी चरित्र। खेती के समय किसान महानगरों की ओर पलायन कर जाते हैं। ऐसे में मशीनों की महत्ता बहुत बढ़ जाती है और प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश में पर्याप्त मशीनें, कृषि संबंधी सभी काम करने के लिए मशीनें उपलब्ध हैं और हमारे किसान बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे किसान के पास जो मशीन उपलब्ध है उन मशीनों की देखभाल किसान अच्छी तरह से कैसे करें, इसी विषय पर आज हमने आपको जानकारी दिलाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई है निश्चित रूप से आपके कृषि कार्य में यह जानकारी सहायक सिद्ध होगी। हमारे खेत खलिहान कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है, तो हम मिलते हैं खेत खलिहान के अगले अंक में कुछ इसी तरह के रोचक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। तब तक चाहेंगे आपसे अनुमति, तो हमें दीजिए अनुमति और देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।